हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज से हम हमारी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। डेली यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस इसमें से आते थे। तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन रेगुलर वीडियो देख रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये आपके जितने भी नीचे एग्जाम यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, देख लेना यहाँ पर आपको। चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई किसी भी स्टेट का पुलिस एग्जाम हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हर एक एग्जाम में जीएस का काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डेली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो आपको डेली मिलेगी। वीडियो किस तरह से मिलेगी आप लोगों को? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। जब आप लोग बेल आइकन दबा लेंगे, तो बेल आइकन से आपके पास उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और डेली जो है 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहेगा, आप लोग देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपनी। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दंती दुर्ग। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको वो जानकारी याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। तो ये याद रखना कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, और कब की गई थी? 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हसन निजामी और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। हसन निजामी और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन यहाँ पर देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फख ए मुदबिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कई बार इसमें से हसन निजामी ओनली पूछ लिया जाता है, कई बार फख ए मुदबिर पूछ लिया जाता है, या फिर समटाइम्स ये मैच द फॉलोइंग में, सही मिलान करो में आ जाता है कि कौन किसका दरबारी कवि था। तो मान लीजिए 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, तो 4 में से अगर आपको एक भी पता हो, तो वहां पर आपका आंसर जो है बन जाता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से याद कर लिया करो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852 में, 1856 में, 1858 में, या फिर 1860 में। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? सही उत्तर है 1858 में। आपको अच्छे से पता है 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है बहुत कुछ बदल गया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए सबसे पहले। 2 अगस्त 1858 को यहाँ पर 2 अगस्त 1858 को संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था, जिसमें भारत पर ब्रिटिश सत्ता को कंपनी से ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको अच्छे से पता है 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ करता था? जो कंपनी का रूल होता था भारत के अंदर, कंपनी रूल करती थी। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से जो है ताज का सीधा रूल हो गया। भारत का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो इसके जो 1857 की क्रांति के साथ और कौन कौन से चेंज हुए? तो जो पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, वो किस में चेंज हो गया? वॉइस राय के पद में। तो पहले क्या हुआ था? होता था गवर्नर जनरल, बाद में क्या होने लग गया? वॉइस राय। वॉइस राय जो है भारत ताज का प्रतिनिधि हुआ करता था भारत के अंदर। और इसमें से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल, तो क्या नाम रहेगा उनका? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1856 से लेकर 1862 तक, 1862। और फर्स्ट वॉइसरॉय अगर पूछ ले कोई आपसे, फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अगस्त 1858 को जो ये अधिनियम पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये बाइलिंगुअल सीरीज है। यहाँ पर एक साइड क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है और एक साइड हिंदी में रहता है। मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, तो इंग्लिश के अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330, 332, 222 या 345? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? राइट आंसर है 330। तो 330 से संबंधित क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। चलिए ये तो ठीक है। अब जो ये बाकी बच गए आर्टिकल्स, ये किस चीज से संबंधित है? तो देखिए, जिस तरह से ये 330 है, ये लोकसभा के लिए है, लोकसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन दी गई है। उसी तरह से 332 जो है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर एससी एसटी को रिजर्वेशन का प्रावधान देती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब ध्यान रखना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी को रिजर्वेशन 332 से और लोकसभा में 330 से। नेक्स्ट है आर्टिकल 222। ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो ये हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित है, उनके ट्रांसफर से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 345। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो ये चारों आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 से संबंधित। हमने चार अनुच्छेद देखे हैं, 330, 332, 222 और 345। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोदी सरकार अभियान। किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर ओडिशा? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ओडिशा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हैं जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर अजमेर। सही उत्तर क्या है? जयपुर। जयपुर के अंदर हर वर्ष यहाँ पर जो है हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर, हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजाकर महोत्सव में लाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाथी महोत्सव मनाया कब जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, ये तो आप सबको पता चल गया। लेकिन कब मनाया जाता है? तो होली के दिन। जिस दिन होली होती है उसी दिन यहाँ पर जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये राजस्थान के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेदम मेफाई, मेदम मेफाई किस प्रदेश का त्योहार है? मेदम मेफाई किस प्रदेश का त्योहार है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर केरल? राइट आंसर क्या है? असम। मेदम मेफाई असम का त्योहार है। मेदम मेफाई असम का त्योहार है। और ये ताई अहोम जनजाति है, यहाँ पर ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एक साइड लिखा जाता है मे दम मेफाई और सामने उस आपसे पूछ सकता है कि ये किस जनजाति का त्योहार है। तो याद रखना ताई अहोम। ताई अहोम जनजाति कहाँ से है? सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताई अहोम जनजाति का संबंध किस स्टेट से है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध असम स्टेट से है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इससे संबंधित मे दम मे फाई त्योहार किससे संबंधित है? दूसरा, ताई अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शंस हैं 1172, 1175, 1178 या फिर 1182। तो कब किया था? राइट आंसर क्या है? 1175 के अंदर। मोहम्मद घोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां के करमास जाति के मुस्लिम शासकों को का राज था। उस
समय वहां पर रूलर कौन थे? मुस्लिम शासक थे कर्माश जनजाति के। तो 1175 में पहली बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था। पहली तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कृष्णा प्रथम किस वंश के राजा थे, तो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो इन्होंने कृष्णा प्रथम ने क्या बनवाया था? इंपॉर्टेंट, एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? एलोरा के शिव मंदिर। तो कृष्णा प्रथम ने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थानीय कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, दोबारा पढ़ देते हैं। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा यहाँ पर सम्मेलन है? देखिए यहाँ पर, बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन या फिर बेसल सम्मेलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो हेल्थ और एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो और आगे देख लीजिए यहाँ पर, स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन देखिए, पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंडर, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंडर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। सही उत्तर क्या है? तो अंडमान द्वीप समूह का जो न्यायालय क्षेत्र है वो किस न्यायालय के अंदर आता है? तो वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच है उसके अंदर आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में एक एक्ट था 1861 का, तो 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 90s ईस्ट रिज नामक, देखिए यहाँ पर, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। सही उत्तर क्या है? यह हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पर, 90 ईस्ट रिज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ ले तो फिर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो हेलमंद प्रांत कहाँ पर है? कई बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हेलमंद किस देश में है, तो ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, गेहूं या फिर कपास। तो जो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत है ये अफीम की खेती के लिए, और विश्व की सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान के अंदर होता है। देख लीजिए यहाँ पर, हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है, साउथ में है ये अफगानिस्तान के। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो हेलमंद प्रांत। विश्व का कुल उत्पादन की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। तो चाहे वो देश पूछे या फिर वो प्रांत पूछे, तो दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नोह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? नोह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। सही उत्तर क्या है?
तो नोह कलियाई झरना जो है मेघालय के अंदर है। राइट आंसर है डी। नोह कलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। यह 1115 फीट मतलब 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 75 फीट है। तो ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। नोह कलियाई झरना नाम भी याद रखना। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि नोह कलियाई झरना किस स्टेट में है, तो मेघालय के अंदर है ये। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं होते? टैगा, टुंड्रा, चप्रल या फिर सवाना। देखिए यहाँ पर जो टुंड्रा के अंदर पेड़ नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? वहां पर जो बहुत शीतलहर चलती है, वहां पर बहुत ठंड होती है, इस कारण से वहां पर जो है पेड़ नहीं होते। यह टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप है। यहाँ पर जो जलवायु अत्यधिक शीत होती है, इसके कारण वहां पर वनस्पति ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। कुछ गिनी चुनी चीजें ही होती हैं जो ठंड के अंदर हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो जो चमड़ी का रोग होता है, स्किन डाइजीजेज है यहाँ पर, उसके लिए यूज किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। ऑप्शन देखिए, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। तो यहाँ पर जो स्किन डिजीज के लिए रेडियो फॉस्फोरस यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। तो चमड़ी के रोगों के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है? रेडियो फॉस्फोरस। क्या नाम है उसका? आर्सेनिक 76, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। किस चीज का? रेडियो फॉस्फोरस का। वो जो यहाँ पर स्किन की डिजीजेस के लिए, चमड़ी के रोगों के लिए यूज होता है। तो ये भी नाम याद रख सकते हैं, आर्सेनिक 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होता है? बढ़ जाती हैं, का आकार बढ़ जाता है, कि संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है, या फिर संख्या घट जाती है। जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, उस वक्त आप हर की जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें क्या होता है? उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, मनुष्य ऊंचाई की तरफ जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानव, क्रो मैग्नोन मानव, नियंडरथल मानव या फिर पेकिंग मानव। राइट आंसर क्या है? क्रो मैग्नन मानव। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रथम उदाहरण क्रो मैग्नोन मानव में प्राप्त होता है। आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले, सबके पूर्वज अफ्रीकी थे। तो ये आधुनिक मानव जो अफ्रीका के अंदर 2 साल पहले आए थे, पाए गए थे वहां पर, तो सबसे पहले जो है अफ्रीका के अंदर ये जो आधुनिक मानव की खोज की गई थी। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवत हुआ। तो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? अफ्रीका के नाइल नदी के तट से, कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, चीन में, या फिर इन सभी क्षेत्रों में। सही उत्तर क्या है? इन सभी क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं जहां जहां पर मानव रहते थे, जहां जहां पर मानव जाति पाई गई है, अवशेष पाए गए, तो वहां पर कृषि भी थी और उनकी सभ्यता भी पाई गई। तो ये सभी जगह पर हमें ये चीजें पाई गई हैं। इसके अलावा आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अफ्रीका में कृषि क्रियाओं के विकास सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, वांगहो नदी घाटी के अंदर, नील नदी घाटी में, और दजला फरात नदियों के अंदर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और चीन के भूमध्य सागर के पास हमें जो एग्रीकल्चर और इसके अलावा सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, टांकरी लिपि या फिर कुषाण लिपि। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है शारदा लिपि। तो जो गुरुमुखी लिपि है, डोगरी और सिंधी लिपि, तीनों की उत्पत्ति जो है शारदा लिपि से हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हिमाचल के पेपर्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंजाब के पेपरों में भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित एक ब्राह्मण परिवार की लिपि थी। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। जो शारदा लिपि थी, ये संस्कृत और इसके अलावा कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। उसके बाद इस लिपि का प्रयोग करके गुरु अंगद देव द्वारा
गुरुमुखी लिपि का यहाँ पर जो है गुरुमुखी लिपि को विकसित किया गया शारदा लिपि के द्वारा, और उसके बाद यह कश्मीरी पंडितों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद है तकरारी या टंकारी। ये पारदा लिपियां हैं जो कि कुकरी लिपि के माता पिता, कुलुई लिपि जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यूज होती है, चमेली स्क्रिप्ट जो चंबा हिमाचल में यूज होती है, और सिंधी जो कि पंजाब के बनिया यूज करते हैं। तो ये जो कई बार स्टेट के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, कुल्लुई लिपि किस जगह पर यूज होती है या किस डिस्ट्रिक्ट में यूज होती है, चमेली लिपि कहाँ पर यूज होती है, चमेली स्क्रिप्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई थी? शारदा लिपि से। शारदा लिपि एक ब्राह्मण परिवार के द्वारा विकसित की गई लिपि थी। ध्यान रखना, याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। तो केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर है, वहां पर एक प्रसिद्ध जगह है, तो उसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर, अयन्नार, अयप्पन, मुथप्पन या फिर कोटलिंगेश्वर। सही उत्तर क्या है? अयप्पन। अयप्पन एक जगह है वहां पर। सबरीमाला केरल के परियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो सबरीमाला के बारे में पहले याद रखें, ये बहुत ज्यादा मुद्दा न्यूज में भी रहा था रिसेंट। सबरीमाला केरल के परियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ध्यान रहेगा आपको, अयप्पन। कहाँ पर है? केरल के सबरीमाला मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना कब शुरू की गई? 26 जनवरी 2018, 30 अप्रैल 2018, 2 जुलाई 2018 या फिर 15 अगस्त 2018? सही उत्तर क्या है? 2 जुलाई 2018 को। ऐसे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ये जो योजना से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होते हैं, या तो इसके संबंधित पूछ लिए जाते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पुरानी स्कीम है तो इसलिए पूछी नहीं जाएगी, पूछी जा सकती है। जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी जा सकती है। सही उत्तर क्या है? 2 जुलाई 2018। वहां पर 2018 लिखा होगा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना 2 जुलाई 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को 150 ml मतलब 150 मिलीलीटर दूध, और 6 से 8 तक के बच्चों को, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, और ये वीक में 3 दिन ही दिया जाएगा। तो अगर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए या फिर यूपी पीसीएस लेवल का, तो ये भी पूछा, ये दे सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है अन्नपूर्ण दूध योजना, ये 2018 में राजस्थान से शुरू की गई थी। ये पहला पॉइंट बना देंगे। दूसरा पॉइंट, कक्षा पहली से 5वीं तक 150 ml और छठी से 8वीं तक 300 ml दूध दिया जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो दिया जाएगा कि इसमें वीक में 7 दिन दूध दिया जाएगा। तो यहाँ पर सप्ताह में सिर्फ 3 दिन का प्रावधान है, और पहली से 5वीं तक 150 ml और छठी से 8वीं तक 200 ml। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यूपीएससी या यूपी पीसीएस या फिर जो जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उनमें इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन सिंपल होते हैं, फिर भी वहां पर आपको लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ध्यान रखना, मैं आपको सभी चीजों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा, तो डेली वीडियो को देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी? सही उत्तर क्या है? चेस से संबंधित है एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी हैं। वो शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर रही हैं। तो भारत में प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? देखिए, बुक्स सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स को रट रट के जाते हैं। क्वेश्चन बुक में ना आकर कुछ जनरल चीजों से पूछ लिया जाता है, इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। अब ये न्यूज़पेपर के अंदर आया होगा, उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल आया होगा, या फिर उस समय इनसे संबंधित कोई लेख लिखा गया होगा, तो वो हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई? सही उत्तर क्या है? 9 मई को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर।
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में। और उनको जो है कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था? तो उनकी जो गीतांजलि है, एक गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के अंदर क्या है? तो इसके अंदर गीतों का संग्रह किया गया है, तो इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचेशी बोईशक कहा जाता है। तो पोचेशी बोईशक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रसिद्ध है। पोचेशी बोईशक, अगर पूछ ले कोई पोचेशी और बोईशक किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से है। और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्होंने 2223 से अधिक गीतों की रचना की थी। उनके गीतों को रविंद्र गीत भी कहा जाता है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च या फिर 28 मार्च। सही उत्तर क्या है? 27 मार्च। जी। तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान के द्वारा मनाया जाता है, और सबसे पहले इसको जो है 1962 में मनाने के बारे में सोचा गया था। 1962 में इसको मनाया गया था, तो ध्यान रखना इस चीज का। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। ध्यान रहेगा, 27 मार्च विश्व थिएटर दिवस। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आते थे। 10 क्वेश्चन आते थे, 15 आते थे, 25 के 25 क्वेश्चन आते थे, 2 आते थे, 1 आता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आते थे अपना जो है कमेंट जरूर करना, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी है और आगे आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल होने वाली है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ये विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सबसे पहले सारी अपडेट्स दे दी जाती हैं। और अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा ये फ़ोन नंबर है 9896160956। और ये कोट है, याद रख लीजिए, प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, 9 मई वाला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर वाला, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आप सभी को पता ही है कि हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। और कोई डाउट हो पिछली वीडियोस में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन देखिए, पहली बार राष्ट्रीय गान के लिए, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, और पहली बार तिरंगा लहराया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम, गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा, उसके बाद राष्ट्रीय गान को जो है अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि 1896 में 1896 में
अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन के कोई अध्यक्ष रहे होंगे, तो कौन थे वो? एम रहीमतुल्ला, याद रखना, एम रहीमतुल्ला सयानी। तो ये नाम याद रखेंगे आप लोग। 1896 में अध्यक्ष थे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बम्बई में, गोकुलदास तेज कॉलेज में। और कितने पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था? 72 डेलीगेट्स या फिर प्रतिनिधि ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम में बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी को इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलनबरो। राइट आंसर क्या है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1836 तक यहाँ पर जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सही कर लीजिए, यहाँ पर 1836 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कप कौन सा है? तो डेविस कप जो है पुरुषों का है, टेनिस टूर्नामेंट कप है। तो महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा कप होता है? हॉपमैन कप, फेड कप, बीएमडब्ल्यू टूर्नामेंट या फिर मिलरॉज ओपन। राइट आंसर क्या है? फेड कप। सही उत्तर क्या है? बी। देख लीजिए, फेड कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट जो है डेविस कप है। तो मेल्स के लिए कौन सा है? डेविस कप। और अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के लिए कौन सा है? तो फेड कप। टेनिस फेडरेशन के द्वारा करवाए जाते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दिलीप वेंगेसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल या फिर रॉजर बिन्नी। राइट आंसर क्या है? संदीप पाटिल। संदीप पाटिल भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम सैंडी स्टॉर्म है। एग्जाम में पूछा जाता है सैंडी स्टॉर्म, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर तीन शब्द हैं। पहला है वॉली, दूसरा है स्मैश और तीसरा है सर्विस। यह तीनों शब्द किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल। राइट आंसर क्या है? लॉन टेनिस से संबंधित हैं ये वर्ड्स। तो वॉली, स्मैश और सर्विस शब्द किससे संबंधित हैं? लॉन टेनिस से। ध्यान रहेगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जो मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज किसे कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? जहांगीर के काल को मुगल काल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ है, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जब मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हिस्ट्री करवा रहा था, तो हिस्ट्री में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें कवर करवाई थी सारी। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल, वल्लभी पीरियड किस पीरियड को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? गुप्त काल को ही वल्लभी काल कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को ही वल्लभी पीरियड कहा जाता है। तो वल्लभी काल जो गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और 1 या 2 नंबर चले जाते हैं हमारे, अगर आपको ये चीजें पता नहीं होती। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या फिर सूर सेन। अब यहाँ पर भी सेन है और चारों के पीछे सेन लगा हुआ है, तो तुक्का तो पॉसिबल नहीं है। अगर पढ़ा हुआ है तो याद रहेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? हेमंत सेन ने। ध्यान रखना, आगे से याद रखना। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि किस जगह से संबंधित था, तो बंगाल से। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थानों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, ये यूपीएससी लेवल तक में पूछा गया है और क्लर्क लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहा है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कौन सा होता है? जो कि मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में कोई जलीय स्थान आ जाता है तो वो मॉन्ट्रिक्स रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। देख लीजिए, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एजुथचान, एजुचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? फिर से क्वेश्चन देखिए, एजुथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है केरल। देख लीजिए यहाँ पर, एजुथचान पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बासवश्री, बासवश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासवश्री अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो कौन सी सरकार देती है बासवश्री पुरस्कार? कर्नाटक सरकार देती है। बासवश्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एक तरह से ये कंट्रीब्यूशन, जो लोग सामाजिक सुधार करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में कुछ हेल्प करते हैं, उनको पुरस्कार करने के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है ये किन द्वीपों में स्थित है? होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होक्काइडो और क्यूशु या फिर क्यूशु और शिकोकू? चार ऑप्शंस है, नाम याद रखना, ये हिरोशिमा और नागासाकी। तो यह होन्शु और क्यूशु द्वीपों पर स्थित है, जापान के अंदर। देख लीजिए, हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, हिरोशिमा जो होन्शु द्वीप में है, जबकि नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप में है। इन दो नगरों पर 1945 में 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे यूएसए द्वारा। ये दो क्वेश्चन, दो चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको देखनी है। बलेरिक द्वीप, बलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है ये। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप ये भी इटली की पश्चिम में स्थित है, ये भी दोनों ठीक है पार्ट। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। याद कर लीजिए अगर पता नहीं है तो, कि बोलेरिक द्वीप जो है वो भूमध्य सागर में है और कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली में स्थित है। देख लीजिए यहाँ पर, बोलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है और यह द्वीप जो समूह भूमध्य सागर में स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 किलोमीटर है। और सार्दिनिया जो है सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे कि इटली के अंदर है सार्दिनिया और स्पेन में है बलेरिक द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कई बार क्या होता है, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्दिनिया द्वीप किस देश में है? सार्दिनिया द्वीप किस देश में है? तो इटली में है, ये ध्यान रखना। या फिर बेलेरिक द्वीप किस देश के अंदर है? तो स्पेन में है। तो अगर इसी क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन निकालने हो तो भी बन सकते हैं, किसी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में या फिर किसी पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये यूपी पीसीएस में पूछा जाए तो ये फिर ये इस तरह से बड़ा क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जीके और जीएस
क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन का बस थोड़ी फॉर्मेशन में फर्क आ जाता है, चीजें सेम पूछी जाती हैं। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर इसको अलग अलग करके पूछ लें तो ये यूपी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, या फिर वो हरियाणा पुलिस के लिए या हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से ध्यान रखना। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा है? भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो तीनों स्टेटमेंट आपने देखनी है और फिर बताना है कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। एलुवियम डिपॉजिट जो है सबसे ज्यादा इंडिया में है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम ज्यादा है, तो खादर क्षेत्र में ज्यादा है, बांगर में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, तो खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही उत्तर क्या है? सी। 1 और 3 यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा दूसरा हमारा गलत है। खादर क्षेत्र में जो है न्यू एलुवियम मिलता है, बांगर क्षेत्र में नहीं होता, तो ये यहाँ पर गलत है। ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेना। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान हैं, विश्व के सबसे बड़े एल्यूवियल निक्षेप वहां पर पाए जाते हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना न्यू एल्यूवियम से हुई है, यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। याद रखेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60 या फिर 70? राइट आंसर क्या है? 60%, 60। आगे देख लीजिए इसमें, थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियोन? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, और इसका सिंबल जो है Cl है, क्लोरीन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या फिर कोयला खान? तो राइट आंसर क्या है? कोयला खान। तो जो लोग कोयला खान में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर वर्कर के फेफड़ों में सांस लेने से कोयला के धूल कण चले जाते हैं, जिससे उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? पूर्व पाषाण काल का संबंध किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव के लिए, अंध मानव के लिए, आधुनिक मानव के लिए या फिर आदिवासी मानव के लिए? तो राइट आंसर क्या है? पूर्व पाषाण काल प्रागैतिहासिक मानव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर है ए। देखिए यहाँ पर, पूरा पाषाण काल अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोलिथिक। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक युग। यह काल आधुनिक काल से 20-25 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ है। तो यह हिस्ट्री का फर्स्ट ही लेक्चर है, मैंने आपको करवाया था ये सारी चीजें। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, कौन सा है? मिले हैं। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या फिर एशिया? राइट आंसर क्या है? अफ्रीका। लास्ट लेक्चर में हमने भी ये डिस्कस किया था। अंतिम ट्राइजियनिक कालीन जीवाश्म वैसे तो अफ्रीका पर्यंत मिले हैं, किंतु उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका के किस भाग में ज्यादा यहाँ पर जो है फॉसिल्स मिले हैं? तो किस भाग में? दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक मिले हैं। याद रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। रसीला, गुजरात, विथी, आंध्र प्रदेश, कृष्णवट्टम, केरल, विदेशिया, उत्तराखंड। तो देखिए ये कुछ यहाँ पर देख लीजिए, कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ लोक नृत्य और नाटक दिए गए हैं, जैसे रसीला गुजरात बिल्कुल ठीक है, लोक नृत्य है। विथी आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है। कृष्णवट्टम केरल बिल्कुल ठीक है। जो विदेशिया है ये उत्तराखंड नहीं बल्कि ये बिहार का है, लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य व नाटक है। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या है? डी। तो यह सही बिहार होना चाहिए। तो विदेशिया जो है बिहार का लोक नृत्य और नाटक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो पता है, सबको पता होगा कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिए जाते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए व्यास सम्मान जो है दिया जाता है। राइट आंसर जो है बी, व्यास सम्मान, व्यास पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। याद रहेगा। हालांकि ये सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, राजहर्ष सम्मान भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, लेकिन ये अलग अलग कामों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 में, 712, 713 या फिर 714 में? राइट आंसर क्या है? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, आपको पता होगा ये कि उस समय सिंध के राजा जो दाहिर थे, और 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही उत्तर क्या है? लिंगराज मंदिर जो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसे जयजती केशरी ने बनवाया था, जयजती केशरी। यह 11वीं सदी में बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। ध्यान रखेंगे, ये जयजती केशरी जरूर याद रखना, कई बार किस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है वो किस जनजाति, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जयजती केशरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति का आदेश, कानूनों द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। तो सही उत्तर क्या है? बी। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 ही जज थे, उसके बाद 10, 13, 17, 25, 31 और अभी प्रेजेंट में यहाँ पर 34 है। एक यहाँ पर चीफ जस्टिस और 33 बाकी जजेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, और ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। ध्यान रहेगा आप सबको। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट? तो इसमें सही उत्तर क्या है? केरल हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट किस जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के जुरिडिक्शन संभालता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी को याद है तो बताइए, कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच जो है किस यूनियन टेरिटरी का न्यायिक क्षेत्र का काम करती है? चलिए इसका सही उत्तर क्या है? केरल हाई कोर्ट। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। याद रहेगा आप सबको ये चीज। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपके 25 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, और ये सीरीज आपके लिए कितनी यूजफुल है। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी जरूरतमंद तक ये पहुंच जाए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com ये विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारी ऑफिशियल ऐप है एंड्रॉयड ऐप, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको जो है पार लगाएगी। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। इसके अलावा किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए हो, स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप लोग हमें कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर। कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सएप करके सारी डिटेल जान लीजिए। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आपको जो है कॉल पर भी बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। तो चलिए हमारा आज का जो शुरू करते हैं लेक्चर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जीके और जीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये इसका फायदा उठाना चाहिए। डेली क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली यहाँ पर जो है एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं और दिन में 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपको जो है 2 वीडियोस में 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग वो देख लिया कीजिए। इससे क्या आपको जो है जीके जीएस की प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियोस का क्या फायदा है, इसमें क्वेश्चंस का क्या फायदा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो क्वेश्चंस एक तो आपको याद रह जाते हैं क्वेश्चंस कुछ। एक तो कुछ एक ये होता है कि जब आप वो टॉपिक पढ़ते हो, जब आप रिवीजन करते हो टॉपिक की, तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं देखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तब आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, कहीं से भी रिवीजन कर रहे हो, आपको तब बेनिफिट मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जो है डेली वीडियो मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को, चेयरमैन को कौन यहाँ पर नियुक्त करता है? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी होती है, उसका जो चेयरपर्सन है, उसको कौन नियुक्त करता है? उसको जो है यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों, स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो हो गई एक चीज। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखना, कल्चरल मंत्रालय के अंदर ये आता है, संस्कृत मंत्रालय। और उसके अलावा इसकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये बनी कब थी? तो ये 2010 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन सी? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 2010 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? क्योंकि तोमर राजपूतों ने बनाया था कौन सा किला? राज पिथौरा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तोमर राजपूतों के द्वारा। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली या फिर अगरतला। तो कहाँ पर है ये? जो ये नई दिल्ली के अंदर है। राज पिथौरा किला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आते, तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। साथ में आपको जो है इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला, कौन सा है? जावा, कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैकिंग मानव, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही मानव का भावपूर्वक था, जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। आगे देखिए, मानव जाति होमोसेपियंस का उद्भव लगभग 25 लाख वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हुआ था।
हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था। उनमें मस्तिष्क अत्यंत विकसित होने के कारण वे सोचने की क्षमता रखते थे और अपने निर्णयों का उपयोग करते थे। मानव ने दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिसके कारण उनके हाथ अपने शारीरिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। आपने देखा होगा भालू, भालू चारों पैरों पर चलता है। इस तरह और कई जानवर हैं जो चार पैरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मानव है ये भी पहले चार पैरों का ही प्रयोग करता था कि ये चारों पैरों से ये चलता था। लेकिन फिर इसने क्या किया, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से ये सोचने लग गया, तो दो पैर इसने चलने के लिए यूज में लाए और दो ये जो इसने हाथों का यूज, दो पैरों को हाथों के रूप में प्रयोग करना किया, जिसको आजकल आप लोग हाथ और पैर समझते हैं कि ये मेरे हाथ हैं और ये मेरे पैर हैं। पुराने समय में हाथ और पैर एक ही चीज होते थे, उन्हीं से काम किया जाता था। तो इसलिए मानव सोच सकता था, सोचने की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो एरोसोल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरोसोल होता क्या है। देखिए एरोसोल एक ऐसा चीज होती है, एक जिसमें क्या होता है, कुछ एक तो मतलब कि गैस पार्टिकल्स हो, सम सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं। जिसमें ये तीनों या तीनों में से कोई दो चीजें प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। तो एरोसोल का उदाहरण पूछा गया यहाँ पर, दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर। देखिए इसमें दूध सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, इसमें कोई सॉलिड चीज नहीं है, कोई इसमें गैसेस चीज नहीं। नदी का जल लिक्विड फॉर्म में है। जो धुआं होता है, धुएं के अंदर यहाँ पर जो है आपको गैस मिलेगी, प्लस कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कुछ लिक्विड वेपर्स होते हैं। रुधिर जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, धुआं। एरोसोल का उदाहरण क्या है, धुआं। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। देख लीजिए, सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के, सूक्ष्म ठोस कणों जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर, तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसोल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक कण तथा धुआं एरोसोल के उदाहरण हैं। तो याद रखना, किसी और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है? ऑप्शन देखिए, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। राइट आंसर क्या है, ओजोन। ओजोन परत जो है वो यहाँ पर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको ऑब्जर्व कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो वो कौन सी है, ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। इससे और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? 16 सितंबर को। ध्यान रखना, इस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेज वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में से। उसमें ओजोन दिवस पूछा गया है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ओजोन का क्षय किस वजह से हो रहा है? ये ओजोन परत जो है डिप्लीशन हो रहा है, किस कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। ये कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन परत जो है कम हो रही है, इसकी सांद्रता कम हो रही है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर, यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। कहा जाता है कि तकरीबन 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो जो ओजोन गैस है ये आपको जो है यूवी रेज से बचाती है। अगर ओजोन गैस ना हो तो आपको बहुत तरह के स्किन डिजीज हो सकते हैं, चर्म रोग आपको हो सकते हैं इसके कारण, और गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन AB NHPM में आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? पहले तो देखिए किसके बारे में बात कर रहा है ये, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, मतलब भारत आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। तो इसके अंदर हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? कौन कौन सी योजनाएं की गई, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, या राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना। तो देखिए ये आयुष्मान भारत के अंदर एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कवर की गई है और दूसरी जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना कवर की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका डी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए, कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन आयुष भारत मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसको केंद्र प्रायोजित कर रहा है। इसको मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। तो जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है या फिर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है या फिर कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, चाहे वो एचसीएस हो चाहे वो पंजाब सिविल सर्विसेज हो, तो उसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछ लेगा और बाद में ये ऑप्शन देगा, यह योजना प्रति परिवार 5 लाख के बजाय यहाँ पर 6 लाख कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है कौन सी, आयुष्मान भारत योजना। इस स्कीम से 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। वहां पर ये परिवारों की संख्या बढ़ा घटा सकता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना नामक 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। तो 2 योजनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और अगर मान लीजिए पुलिस एग्जाम में या फिर किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना हो तो फिर ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर यूपीएससी लेवल का या यूपीपीसीएस लेवल का, स्टेट पीसीएस लेवल का पूछना हो तो ये जो आगे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ ये भी वहां पर ऑप्शन में कंसिडर कर लेता है कई बार। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। नेक्स्ट देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ प्राइसेस इंडिसेस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई एल स्लैश आरएल, सीपीआई आईडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआई। तो जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसको मापने के लिए डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। जो नटराज की कांस्य मूर्ति है, पहले तो ये याद रखना है कि नटराज की मूर्ति किस चीज की है, कांस्य की बनी, ना ये सोने की है ना चांदी की है, यह कांस्य की बनी हुई है। ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है, ब्रास का नहीं है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा पूछा गया, ये किस वंश से संबंधित है, कौन से वंश मतलब किस डायनेस्टी से संबंधित है, चोल, चेर, पांड्या या फिर राष्ट्रकूटा। तो यह चोल डायनेस्टी से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। तो जो नटराज की मूर्ति है उसमें क्या दिया गया है, तांडव नृत्य में, मतलब तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव की फोटो है, वो शिव की मूर्ति है। आपने देखा होगा पहले नटराज की ज्योमेट्री हुआ करती थी, ज्योमेट्री में आप छोटी क्लासेस ये देखते आ रहे हैं, अदरवाइज आप इसको गूगल करके भी इसका जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। जो अमोघ वर्ष है वो किस वंश से संबंधित था, राष्ट्रकूट, चोल, चेर या फिर पांड्य। बताइए अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था। और अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने पहले दिन ये करवाया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। देखते हैं आप लोग चीजों को रिवाइज करते हैं और याद भी रखते हो या फिर सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो अब ब्लैक लंग्स बीमारी का नाम पूछा गया यहाँ पर, वो कौन सी बीमारी होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन, क्लोम, गोला पूर्णगत्या और प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर नाम दिए गए हैं और सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर हिंदी के अंदर भी नाम लिखे हैं। तो जो ब्लैक लंग्स बीमारी है इसका दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या नाम है, क्लोम गोला पूर्णता। ये देखिए न्यूमोकोनोसिस। तो ये थोड़ा मेडिकल टर्म्स हैं, तो आप इसको याद करना, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ।
मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए ये बीमारी हो जाती है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बस इसका तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने मास्क लगा के रखें जब आप लोग जो है कोई भी काम कर रहा है, खदानों में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, तो नोज को कवर करके रखिए ताकि उसके अंदर जहरीली गैसेस ना जाएं और ये जो कोयला है इसका जो वेस्ट है वो ना जाए। बस यही इसका इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदनी पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या फिर पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर काम करता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यह जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कौन देता है इसको? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये। कोई फाउंडेशन नहीं देती, डायरेक्ट भारत सरकार ये देती है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करता है? यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक तो ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन या फिर अल्जीरिया और पुर्तगाल। राइट आंसर क्या है? जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है यह मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। बाकी इसमें देख लीजिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। तो दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है या फिर जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका। 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हो गए? यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करता है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? स्पेन और मोरक्को, 2 कंट्रीज को अलग करता है ये। और दो, ये जो यहाँ पर क्या है, 2 सागरों को जोड़ता है। कौन कौन से 2 सागरों को जोड़ता है यहाँ पर? एक तो है मेडिटेरियन सी और एक है अटलांटिक सी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कौन से 2 सागरों को जोड़ता है? एक तो भूमध्य सागर को जोड़ता है और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से 3 तरीकों से पूछा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए हैं। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये गुआनो नामक का एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तेरेला देल फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मिनास गेरुएस या फिर पेरू का तटीय क्षेत्र। तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक कहाँ पाया जाता है? पेरू के तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। तो गुआनो के अंदर किस चीज की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप पर तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब एग्जाम में जाकर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली है, मैंने साइंस पढ़ लिया है, पर मुझे ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक उससे रिलेटेड होता है और वो आपकी बुक में नहीं दिया होता या आपके नोट्स में नहीं दिया होता। तो इस तरह की क्वेश्चन सीरीज आपकी हेल्प जरूर करेगी। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो, जो आपने पढ़ा ना हो या फिर जो आपने देखा ना हो। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। वन कटाव के परिणाम क्या होते हैं? वन कटाव के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? मृदा अपरदन में वृद्धि। अब आपको पता है कि डिफोरेस्टेशन होगी, वनों को काटेंगे तो मृदा अपरदन जो है, सॉइल इरोजन होगा, बिल्कुल ठीक है। भूमि भूमिगत जल का भंडारण, ग्राउंड वाटर स्टोरेज होगी, तो ये कैसे हो सकती है? जब पेड़ ही नहीं रहेंगी तो जड़ें नहीं होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो पानी नीचे कैसे जाएगा? जगह ही नहीं होगी।
तीसरा है आकस्मिक बाढ़, मतलब फ्लैश फ्लड। तो एकदम से बाढ़ आ जाती है। क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर मैदान में क्या होता है, बारिश आएगी, बारिश आने के कारण एकदम से जो पानी होता है वो एक तरफ, जिस साइड ढलान होती है उस साइड चला जाता है पानी। इससे एक तो मिट्टी का कटाव होता है, दूसरा बारिश की स्थिति बन जाती है। अगर पेड़ होंगे या फिर वन होंगे तो वो उस पानी को रोकेंगे और मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। मतलब जो फ्लड्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिवेंट करते हैं पेड़ और वन। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, वन कटाव के परिमाण यहाँ पर पूछे गए हैं, परिणाम क्या क्या है। तो इसमें पहला और तीसरा है, राइट आंसर क्या है, सी। इसमें मृदा का अपरदन होता है, सोइल इरोजन बढ़ जाती है, और दूसरा है फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। पढ़ लीजिए यहाँ पर। अत्यधिक मात्रा में वन कटाव के कारण मृदा अपरदन की दर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमजोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता। अगर वनस्पति होगी तो जल नीचे जाएगा, और अगर वनस्पति नहीं होगी तो जल नीचे नहीं जाएगा, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, मतलब सडन फ्लड आ जाती है। जैसे बारिश हुई तो फ्लड का मौसम, फ्लड बन जाता है, एकदम से फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था या कारताज सिस्टम का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो ये कारताज सिस्टम, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हुई है तो आपको ये कारताज सिस्टम पता होगा, नहीं पढ़ी हुई तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए कारताज सिस्टम में क्या होता था, ये पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा यूज किया जाता था कारदार, ये कारताज सिस्टम। इसमें होता क्या था, समुद्री व्यापार के लिए ये लाइसेंस जारी करते थे। जो पुर्तगाली लोग थे कि समुद्र में ऐसे ही कोई आकर मतलब ट्रेड नहीं कर पाएगा, वहां पर समुद्र के अंदर व्यापार करने के लिए ये लाइसेंस जारी करते थे। और लाइसेंस जारी करने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, उस सिस्टम को कारताज सिस्टम। और ऐसा ही एक और सिस्टम अंग्रेजों ने भी शुरू किया था, जिसको क्या बोलते थे, ये नेवी सर्ट। तो नेवी सर्ट आए तो किसका है, अंग्रेजों का सिस्टम है ये, और अगर कारताज सिस्टम आए तो वो पुर्तगालियों का सिस्टम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, बाकी यहाँ पर सही होंगे, एक ही कथन होगा जो सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक है। जो आईएनए की स्थापना है कब की गई थी, 1876 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर था, कोलकाता में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। और ये सह संस्थापक थे, मतलब इन्होंने किसी दूसरे के साथ मिलकर जो है स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। तो किसके साथ मिलकर की गई थी, आनंद मोहन बोस के साथ। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी स्थापना 1876 में की गई, हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट ठीक है, क्लियर हो गया आपको। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तो बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1884 में कलकत्ता में रिपन कॉलेज की स्थापना की थी। 1884 में कलकत्ता के अंदर रिपन कॉलेज की स्थापना की थी। 1885 में कांग्रेस बनती है, कांग्रेस बनने से एक साल पहले रिपन कॉलेज कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर खोला गया था। ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मतलब सेकंड पॉइंट भी ठीक है, हमें सही नहीं पॉइंट बताना है। तीसरा देखिए, उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रहेगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए यहाँ पर। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है, हम अभी देख के आए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। मैंने आपको बता दिया है स्थापना कब की गई थी, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर देखिए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस,
शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्त ने की थी। ध्यान रखेंगे, इसमें जो है यहाँ पर आनंद मोहन बोस थे, शिवनाथ शास्त्री थे, शिवचंद्र थे, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। इससे क्या है, क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन किया करो ताकि आपको चीजें याद रहें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वापस कर दी थी। देख सकते हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी थी, 1915 में। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक तो सीधा टाइम पीरियड याद रखेंगे, से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो यह एक कंडीशन रखी गई है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। तो कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन देखिए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 या 20। तो वहां पर कम से कम 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए। राइट आंसर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाया गया अच्छे से। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था, किस अमेंडमेंट से बनाया गया था, 63rd, 69th या 74th या 76। राइट आंसर क्या है, 69th, मतलब 69वें संविधान संशोधन से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था, 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर 1991 में किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, अपक्षरण, ग्लिंग, क्रीप या प्लकिंग। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपक्षरण कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है। इरोजन के कारण जो है ग्लेशियर से बर्फ पिघल रही है, वाष्पीकरण हो रहा है या फिर हिमस्खलन हो रहा है, तो वो क्या होता है, अपक्षरण या फिर इरोजन कहा जाता है उसको। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने का अपक्षरण या इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर एक ही शब्द है जो नहीं प्रयोग किया जाएगा, बाकी तीनों जो है ग्लेशियर निक्षेप या सोयल ग्लेशियर डिपॉजिट के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, मोरैन ग्लेशियर निक्षेप के लिए या ग्लेशियर डिपॉजिट के लिए यूज किया जाता है, ड्रमलिन्स भी यूज किया जाता है, केटल भी यूज किया जाता है, स्केरी जो है ये यूज नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या है, डी। तो इस वर्ड को जो यूज नहीं किया जाता, देख लीजिए आगे इसका आंसर। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसको लो सी स्टैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लो सी स्टैक भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, स्केरी, स्केरी। नेक्स्ट देखिए, डेम्पियर होजेस रेखा, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खंबात की खाड़ी, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या फिर सुंदरबन।
तो देखिए जो डैम्पियन है, डैम्पियर होजेस रेखा है, डैम्पियर होजेस लाइन है, ये किससे संबंधित है? सुंदरबन से संबंधित है। इस तरह से कुछ और भी रेखाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बताता हूँ मैं आपको भी आपको। तो डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। तो ये रेखा आप याद रखेंगे, कौन सी? डैम्पियर होजेस रेखा, डैम्पियर होजेस रेखा। इसके अलावा जो एग्जाम में रेखाएं पूछी जाती है, कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत व पाकिस्तान के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा। एक और रेखा है जो मैं आपके लिए क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है? एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाता है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, किसी दूसरे बच्चे ने कमेंट जरूर किया होगा, वो पढ़ लीजिए। ओके, देखिए निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो ये कुछ दिए गए चीजें, बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस। इनमें से कौन सा खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? तो जो सिंगापुर ओपन के अंदर कौन कौन से खेल होते हैं? तो बैडमिंटन होता है वहां पर, बॉलिंग होती है, गोल्फ और टेबल टेनिस, मतलब ये चारों गेम्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? डी। सिंगापुर ओपन में चारों गेम्स होते हैं, कौन कौन से? बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस। तो बच्चों को क्या है, जनरली बच्चों को दो चीजें पता होती है, एक बैडमिंटन और एक टेबल टेनिस। अगर आपको ये दो पता है फिर भी आपका आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक और चार दो ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, एक और चार एक ही ऑप्शन में है, तो सही उत्तर क्या है? डी। ध्यान रखना, आगे से ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में गलती ना हो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? जो ओलंपिक चिन्ह है उसका क्या अर्थ है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता? तो जो ओलंपिक सिंबल है उसका क्या अर्थ है? निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पर ओलंपिक सिंबल दिया गया है। ये ओलंपिक सिंबल है, इसके अंदर यहाँ पर 5 कॉन्टिनेंट शो किए गए, 5 अलग अलग कलर्स हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये ब्लू कलर किसका है, ब्लैक कलर क्यों यूज होता है, रेड कलर का क्या मतलब है, येलो कलर क्या है और ये ग्रीन कलर क्या है? तो देख लीजिए, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लू कलर जो है यूरोप को दर्शाता है, यहाँ पर ये यूरोप के बना हुआ है। ब्लैक अफ्रीका को शो कर रहा है। रेड यहाँ पर अमेरिका को शो कर रहा है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका दिया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। ये ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर ये येलो जो है एशिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे भारत का वो पूरी शेप बनी हुई है, तो एशिया। तो ये 5 रंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन सीधे ही पूछ जाता है कि ओलंपिक सिंबल के अंदर एशिया किस कलर से दर्शाया जाता है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक सिंबल के अंदर एशिया किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पता होना चाहिए, येलो कलर से दर्शाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कौन से कथन है? संकेतिक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। जो इंडिकेटिव प्लानिंग है इज ए फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। जो इंडिकेटिव प्लानिंग या फिर जो संकेतक योजना है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है परिप्रेक्ष्य योजना नहीं होती, यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं होती है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो इसमें ये गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक ठीक है यहाँ पर, और राइट आंसर क्या है? ए। क्योंकि आपने कहा सत्य कथन पूछे गए, तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक विशिष्ट है, और इसमें दोनों ही सार्वजनिक और संकेतक योजना है जो आमतौर पर विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाती है। संकेतक योजना निजी क्षेत्र सह मौजूद है और समाजवादी देशों द्वारा व्यापक या अनिवार्य योजना का उपयोग किया जाता है। मतलब या तो वो मैंडेटेड प्लानिंग या फिर वो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यापक योजना, पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं, या तो मैंडेटेड या फिर कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करते हैं वो, अनिवार्य योजना या फिर व्यापक योजना का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी आएगी? कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग आएगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करती है। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे, और बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल
एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर में स्टडी मास्टर ऑफिशियल लिख के डाउनलोड सीधा कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर विजिट कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट पर भी आपको फ्री पीडीएफ बहुत सारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डाल दी जाती है और पीडीएफ यहाँ पर भी शेयर की जाती हैं। चैनल पर आपको जो है लेटेस्ट नई नई वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप लोग जिस पेड कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अदरवाइज आपको फ्री वहाँ पर जो है ये पीडीएफ तो मिल जाएगी। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड, मैं आपको हर वीडियो में जरूर बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। कई बार क्या होता है कि आपने क्वेश्चन कभी भी मतलब जब आप बुक पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला वहाँ पर, आपने नहीं पढ़े वहाँ पर क्वेश्चन। लेकिन जब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ तो शायद वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए और पेपर में भी डायरेक्ट वही क्वेश्चन मिल जाए, तो आपका बेनिफिट जरूर होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, नोट्स है यहाँ पर। तो इन सब के बारे में आपका कोई भी एग्जाम है, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर 9896160956 पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। और अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर समझ ना आए तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, फ्री कंटेंट आपके लिए, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए, आपकी जो वीडियो सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज जो चल रही है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट जीके जीएस कर रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज बाय जीएस राय, और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफी स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिल रही है, आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के काफी अच्छा लगता है। और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर भी हम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट का जो है अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर वीडियो पब्लिश होते ही साथ के साथ इसका लिंक शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमेशा की तरह देखिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इस साइड इंग्लिश में है, इस साइड हिंदी में। मैं हिंदी में करवा रहा हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो खुद से यहाँ पर पढ़ सकता है। क्वेश्चन सारे इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, आंसर भी आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं दोनों मीडियम इकट्ठे पढ़ाने लग जाऊँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो है एक ही मीडियम में करवाए जाते हैं। फिर भी अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में करवा दो, हमें हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए यहाँ पर। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। और उसने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। याद रखेंगे आप लोग, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर आप लोग, दिनार, ड्रम, रूपक और सुवर्ण। सही विकल्प चुनिए। नीचे जो है विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोग क्या किया कीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ खुद का देखा कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो आपको चारों को सारे 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 25 नीचे कमेंट कर दिया करो। अगर आपको 25 के 25 नहीं आते, जितने आपके मार्क्स बने, मान लो किसी को 10 आते हैं, किसी को 15 आते हैं, किसी को 18 क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसको 25 में से 25 क्वेश्चन भी आते हो, तो अपना जो है स्कोर जरूर कमेंट किया करो। इससे क्या है, हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ ये बच्चा रेगुलर देख रहा है और इसमें इसकी परफॉर्मेंस में जो है सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है वो हमारे मतलब आप टच में रहेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखिए, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। सही विकल्प चुनिए। केवल चार, केवल एक और तीन, एक और चार। गुप्त राजाओं ने एक तो दिनार चलाया था और दूसरा सुवर्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन कौन सा सही है? डी, एक और चार।
गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त राजाओं ने दिनार सिक्के चलवाए थे, वो किसकी नकल से चलवाए गए थे? रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए गए थे। और स्वर्ण मतलब गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए गए थे। सोने और चांदी के शुद्ध सिक्के वो भारतीय सिक्के थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता था? बहुत बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट पे रिपीट होता जा रहा है ये क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता? ध्यानचंद, केडी यादव, मिल्खा सिंह या फिर हरीश चंद्र बिरजदार। तो राइट आंसर क्या है? केडी यादव। केडी यादव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। ये भी पूछा गया एक एग्जाम में कि केडी यादव ने फर्स्ट टाइम जो है मेडल जीता था ओलंपिक में, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो रेसलिंग से संबंधित थे। ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आम की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर जो कुछ वैरायटीज दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये देखिए, बंगाना पल्ले, अल्फांजो, अल्फांजो आम है आपको पता है, बंगाना पल्ले आम है ये भी आपको पता है, सिंधुरा भी आम है, लेकिन लाल ढाका ये आम की किस्म नहीं है, ये बनाना की किस्म है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। लाल ढाका लाल बैंगनी तपचा के साथ केले की एक किस्म है, अन्य भारत में पाए जाने वाले आम की किस्म है। तो बाकी जो है भारत के अंदर पाई जाने वाली आम की किस्में हैं, याद रख लो, बंगाना पल्ले, अल्फांजो और सिंधुरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पर, जो चिश्ती सिलसिला है ये एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये चिश्त कस्बा कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान के अंदर है। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है, हेरात प्रांत में। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की थी। पश्चिमी एशिया से लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अब अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया था, जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुआ। तो हेरात प्रांत याद रखिए और अफगानिस्तान आप लोग जो है याद रखिए। इससे पहले मैंने जो है आपसे अफगानिस्तान से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए वो कौन सा क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती थी? मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट जो है लेक्चर हमारा था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के अंदर किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नियर अबाउट 75% खेती जो है अफगानिस्तान में होती है, किस चीज की? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो पूछा जाता है, इसलिए मैं फिर से आपको याद करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध, सेकंड बुद्धा किसे कहा जाता है? पद्म संभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या फिर अशुभ घोष। राइट आंसर क्या है? पद्म संभव। तो डायरेक्ट याद रखेंगे द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। बुद्ध के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ऑप्शन देखिए, लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद वीडियो को यहाँ पर जो पॉज करके वीडियो को ये इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि आपको सही हो जाए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कर लिया करो। तो लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लीचिंग से। अब लीचिंग पूछा गया है, अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि लीचिंग क्या है, तो लीचिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो लीचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं, वहां पर उनको छोड़ देती हैं। जहां पर जो है समतल मैदान मतलब फ्लैट प्लेन्स होते हैं, वहां पर जो मिट्टी को छोड़ देते हैं, डिपॉजिट द सॉइल। ठीक, याद रहेगा कि लीचिंग क्या है। लीचिंग यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज लीचिंग, और वहां पर ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शंस। तो देख सकते हैं कि लीचिंग प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग rivers carry fertile soil with them and deposit the soil in the flat plains। ओके, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं,
मोरेन, ग्लेशियल निक्षेप, बर्चन, पवन निक्षेप और डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पूछा गया ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिपोजिटरी एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, ये एक्टिविटीज का नाम है और ये उस जगह का नाम है कि इस तरह की एक्टिविटीज होती है नहीं। तो मोरेन जो है वो जो ग्लेशियल डिपॉजिट है, ग्लेशियल डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? मोरेन। बर्चन किसको बोलते हैं? पवन निक्षेप को या विंड डिपॉजिट को बर्चन कहते हैं। डेल्टा किसको कहते हैं? फ्लूवियल डिपॉजिट को। मतलब तीनों ये बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी। तो तीनों ये एक सही दिए गए। यहाँ पर कुछ और दिया होता तो शायद गलत हो जाता, तो आप इसको याद रखेंगे। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व उनके उसके प्रकार बिल्कुल सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है। याद रखना, मोरेन कहाँ पर होता है? ग्लेशियर। पीछे पढ़ के आए हैं। बर्चिन कहाँ पर होता है? पवनों के कारण। और डेल्टा कहाँ होता है? नदियों के कारण। तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। मोरेन ग्लेशियल, ग्लेशियर के अंदर यहाँ पर, और बर्चन विंड के कारण, और डेल्टा जो है फ्लूवियल डिपॉजिट के कारण, नदियों के कारण। क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मुस्लिम्स के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। सही उत्तर क्या है? लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 में कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग से मतदाता दल के लिए प्रावधान किए गए थे। देखिए यहाँ पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़े, गर्म दल और नरम दल, जिसको कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1916 के अंदर, तो अंबिका प्रसाद मजूमदार याद रहेगा। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो बेसिक सा क्वेश्चन है ये उनके ध्यान में नहीं आता, ये उनके निकल जाता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। ऑप्शन देखिए, कोची, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई। तो कहां पर की गई थी? कोच्चि के अंदर। किनके द्वारा की गई थी? तो पहली बस्ती पोर्टुगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। और कौन सी यूरोपीय थी? पोर्टुगीज। यह जल से घिरा हुआ स्थान था। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, तो साउथ वेस्ट में था कोची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम याद रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर है। एनवायरमेंट में मैं आपको अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा एनवायरमेंट के, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नेशनल पार्क, वो कोई सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सारी चीजें, इंपॉर्टेंट झीलें और सारी चीजें आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा। एनवायरमेंट की अलग से वीडियोस, क्वेश्चन सीरीज में अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? दाचीगाम में। कहाँ पर? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो ओजोन गैस की जो मोटाई है वो किस इकाई में नापी जाती है? सीवर्ट्स में, डॉब्सन यूनिट में, मेल्सन यूनिट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉब्सन यूनिट में इसकी जो है इकाई मापी जाती है, किसकी? ओजोन गैस की। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा जिसने वो वीडियो देखी, अगर ये लेक्चर देख रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। अगर वो स्टूडेंट नहीं देख रहे, कोई नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अगर आपको पता है ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। नहीं पता तो गूगल पे इसका आंसर सर्च कर दीजिए, गूगल करके इसके आंसर को ढूंढ के कमेंट कर दीजिए, या फिर नहीं कमेंट कमेंट करना मत कमेंट कीजिए, लेकिन खुद से याद रख लीजिए ओजोन डे। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है।
ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फर्बे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉब्सन ने किया था। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। क्या चीज किससे ये इसकी मोटाई नापी थी? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उन्हीं के नाप पर ओजोन की मोटाई डॉब्सन इकाई में नापी जाती है। तो इनके नाम पर ही ये जो है, जीएमबी डॉब्सन के नाम पर ही इसकी इकाई है, डॉब्सन इकाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम विच सोर्स। मतलब यहाँ पर सोर्स पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज से उत्सर्जन होता है, जिसके लिए देशों को उस सूची में रखा जाता है। मतलब एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन सा देश कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए जो है, कार्बन अब मेजर करते हैं ना भी कार्बन किस किस चीज से एमिट हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। तो पहला, जीवाश्म ईंधन का जलना, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग काउंट की जाती है कि कितनी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है किसी कंट्री में। उस कंट्री में सीमेंट इंडस्ट्री कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। सही उत्तर क्या है? सी। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग, अगर मान लीजिए कोई कंट्रीज है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, तो ये दोनों चीजों का उस कंट्री में देखा जाएगा। यूएसए में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, किससे? जीवाश्म ईंधन से, मतलब फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, सीमेंट इंडस्ट्री से। भारत के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जीवाश्म ईंधन से, सीमेंट के बनने से। बाकी चीज इसमें काउंट नहीं होती। ध्यान रखेंगे इस चीज का, यही चीज इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? देखिए, सोने के, चांदी के, तांबे के। ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुषाणों ने क्या किया था? सोने के सिक्के भी चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। तो मतलब कुषाणों ने सभी तरह के सिक्के चलवाए थे। और कुषाणों को और क्या बोला जाता था? तुषारी लोग बोला जाता था। कुषाणों का दूसरा नाम क्या था? तुषारी लोग। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है लास्ट मौर्यन एम्परर थे। और बृहद्रथ के जो उसके सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो है हत्या कर दी थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, और जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग राज्य की स्थापना कर दी थी। मौर्य राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी, शुंग राज्य की स्थापना हुई थी। तो उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। तो याद रहेगा आप सबको ये सब चीजें। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो कौन सी ये विंड्स की बात की जा रही है? नॉर्थ वेस्ट विंड्स की, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स की। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, या हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण क्या होता है, चेन्नई में सर्द ऋतु में भी बारिश होती है, चेन्नई के अंदर शीत ऋतु में भी बारिश होती है। किसके कारण? नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण। या फिर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन्नई के तट में सर्दियों के अंदर बारिश होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी पवने। उत्तर पश्चिमी पवने। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा गया। तो यही लिखा गया यहाँ पर कि चेन्नई में शीतकालीन में वर्षा, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर ओडिशा। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात। याद रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है।
तो नमक उत्पादक देश कितने नंबर का है? तीसरा। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। तो ये 4 राज्य हैं जो प्रमुख हैं। अगर आपको कोई कह दे कि पंजाब में नमक होता है तो भाई ये मानने वाली बात नहीं है। पंजाब में नमक पैदा नहीं होता क्योंकि वहां पर समुद्र ही नहीं है, तो नमक कहाँ से बनेगा? हरियाणा में नमक कहाँ से बनेगा? उड़ीसा में गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर मालप्रभा नदी? तो जो अलमट्टी बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। देख लीजिए, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि अलमट्टी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। एस्पिरिन इज द कॉमन नेम। तो एस्पिरिन जो है किसका नाम है? एस्पिरिन किसका नाम है? सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट एसिड का, मेथाइल सैलिसिलेट का या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का? तो जो एस्पिरिन है वो किसका नाम है? वो है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो एस्पिरिन ये किसका नाम है? याद रखेंगे आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी यूज होती है? तो हरे फलों को जो है आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन? तो कौन सी होती है? इथाइलिन, एथिलीन या फिर इथाइलिन, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो है एसिटिलीन। एसिटिलीन कहाँ पे यूज होता है? तो ये एक रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है, रॉकेट फ्यूल एसिटिलीन। इसके अलावा फर्टिलाइजर हिट, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है और इसके अलावा ये हीटिंग के लिए भी यूज हो जाता है और वेल्डिंग के लिए भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये रॉकेट फ्यूल डायरेक्ट सिर्फ अकेला नहीं यूज होता है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिक्स करनी पड़ती है। और मीथेन भी जो रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है, मीथेन भी, और ये एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है। फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट होता है मीथेन। तो एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन भी है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। एथिलीन का जल योजन करने पर एथिल अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव कौन से हैं? तो कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए या फिर क्लाउड सीडिंग के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल ठीक है। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है। सूखी बर्फ, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो अगर मान लीजिए कहीं पर बारिश नहीं हो रही, जैसे कि विदर्भ एरिया है, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज हैं, गुजरात के कुछ एरिया जहाँ पर बारिश नहीं होती है, या फिर दिल्ली में क्या होता है कई बार स्मोक का प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उस समय क्या किया जाता है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग की जाती है। तो किस किस चीजों की हेल्प ली जाती है? कौन कौन से सब्सटेंसेस की? सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, सूखी बर्फ का यूज किया जाता है। तो उपयुक्त सभी चीजों का यूज यहाँ पर किया जाता है। अब एक चीज और आपके माइंड में आ रही होगी, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कि सर अगर इस चीज से सोल्यूशन हो सकता है, तो जहां पर सूखे की प्रॉब्लम है, जहां पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहां पर हम लोग ये जो आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं या क्लाउड सीडिंग करवा सकते हैं। तो बच्चों ये महंगा बहुत होता है, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हाँ, इन केस अगर जरूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी हो, तो ये किया जा सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन बहुत महंगा प्रोसेस है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं तो आर्टिफिशियल रेन करवा दी जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन इमरजेंसी सिचुएशंस ये आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर करवाई जा सकती है भारत में। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ये आपने सुना होगा, फ्री ट्रेड गोल्डन फरमान जारी किया था। किस लिए फ्री ट्रेड का? किस राज्य ने किया था? देखिए ऑप्शन, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर। तो किसने किया था? गोलकुंडा ने। तो सुनहरा फरमान जो है मुक्त व्यापार का किसने जारी किया अंग्रेजों को? गोलकुंडा ने। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान किनको जारी किया गया? तो अंग्रेजों को जारी किया गया। ऑप्शन में आपको वहां पर पुर्तगाल के लोग दे देते हैं, फ्रेंच पीपल दिया जाता है, डच दिए जाते हैं, डेन्स दिए जाते हैं, लेकिन
मुक्त व्यापार का जो सुनहरा फरमान है वो अंग्रेजों को मिला था, गोल्डन डिक्री ब्रिटिश को ही दी गई थी। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरी फरमान जारी हो गया था। इसके लिए उनको 500 पैगोडा प्रतिवर्ष देना था, 500 पैगोडास पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि जो कि 1782 के अंदर की गई थी, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध या फिर द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। तो इसमें देखिए सलबाई की संधि जो है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के अंदर की गई थी। सलबाई की संधि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के अंदर की गई थी। अब एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ तो सलबाई की संधि के साथ ही ये युद्ध पे विराम हुआ, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ, तब ही ये जो अंगल मराठा युद्ध पर जो है विराम लगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ वार्स हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वार से रिलेटेड। वार्स को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट, पहले वार्स करवा रहा हूँ, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट कब हुई थी? 1767 से लेकर 1769 तक। सेकंड 1780 to 84, थर्ड 1790 to 92 और फोर्थ जो है यहाँ पर 1798 to 99। मतलब 4 एंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, याद रखना। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1792, 90 से लेकर 1792 और 1798 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हुए थे एंग्ल मैसूर। और इसके साथ एंग्ल मराठा युद्ध हुए थे 3। वो कब कब हुए थे देख लीजिए। फर्स्ट जो है 1775 से 1782 तक, सेकंड 1803 से लेकर 1805 तक, और जो थर्ड जिसको कि पिंडारी वार भी बोला जाता है, कई बार सीधा ही क्वेश्चन आता है कि पिंडारी वार कब हुई थी, 1817 से लेकर 1818 तक। ध्यान रखेंगे आप सब चीजों को। 4 एंग्ल मैसूर वार हुए थे और 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। तीनों की मैंने यहाँ पर डेट, यहाँ सातों की डेट लिखवा दी है, तो आप लोग ये याद रख लेना। और मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में करवाया था कि किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, किस तरह से आपको याद रखना है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई थी। यहाँ पर फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि ये सब चीजें आपको रिवीजन में होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज करने आते हैं, तो मैं आपको फिर भी बीच बीच में चीजें रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और भ्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो इस संधि के कारण ही सल्सेत और भ्रोच पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण कायम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 20 लाख। तो अब देखिए 3 स्तरीय, यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखा गया 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली। तो 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें कि ग्राम पंचायत हो, पहली ग्राम पंचायत, ये फर्स्ट टायर हो गया। 3 टायर सिस्टम यहाँ पर बात की जा रही है, 3 टायर पंचायती सिस्टम की ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति, आप लोग चाहें तो ये चीजें नोट भी कर सकते हैं, पंचायत समिति। और तीसरा है जिला पंचायत। जिला पंचायत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या आपके राज्य में 3 टायर सिस्टम चलता है, 2 टायर सिस्टम चल रहा है? तो कौन सा सिस्टम चल रहा है आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 3 टायर सिस्टम यूज होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहां पर 3 टायर सिस्टम यूज होता है पंचायत का, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा हुआ, सही है। ओके,
देखिए राज्य में कार्यकारी शक्ति, तो ये राज्य के बारे में पढ़ते हैं आगे। पहला ऑप्शन देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो बिल्कुल ठीक है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है। दूसरा पढ़िए यहाँ पर, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज इन द स्टेट इज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो बिल्कुल ठीक है, जो भी फैसला होता है वो पूरा मंत्रिपरिषद लेता है। कार्यकारी राज्य का जो कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है वही यहाँ पर सारा काम संभालता है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री डिसीजन लेता जरूर है लेकिन यह राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। डिसीजन जो है राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो 1 और 2, तो केवल ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। देख लीजिए, तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस। आप लोग अपना जो है स्कोर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मास्टर ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या होता है, मान लो आप रिवीजन कर रहे हैं, जितनी मर्जी रिवीजन करते रहें, अगर आप डेली 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोग ये देखिए कि आपको सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, मतलब दो दो तीन तीन टॉपिक डेली रिवाइज हो रहे हैं। शायद आपके पास, बच्चों के पास क्या होता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, मैथ्स करते रहते हैं, रीजनिंग करते रहते हैं, इंग्लिश करते हैं, जीएस के भी काफी सब्जेक्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं, टाइम नहीं मिल पाता कि कैसे दो क्वेश्चन करें, कौन से दो क्वेश्चन करें। तो सिंपल सा तरीका है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है डेली, 7:30 बजे आकर मॉर्निंग में वीडियो को देख लिया करो। 7:30, 25 मिनट का वीडियो है, 8:15 तक आपका जो है, 8:15, अगर मान लो आप 7:40 पर भी शुरू करेंगे तो 8:15 पे आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट डेली लगाओ प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जब वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे मंथली जो है करंट अफेयर है वो भी अपलोड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो वो भी आप लोग आकर टाइम टू टाइम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।